नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम सेकंड पेपर के अंदर जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जल। वैसे तो सभी जानते हैं कि जल का उपयोग प्रतिदिन किया जाता है और जल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे रोज़मर्रा के कार्य है, चाहे हमारे भोजन से संबंधित हो, साफ सफाई से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का कार्य है लगभग जल के बिना संपन्न नहीं हो पाता है। वैसे अगर देखा जाए तो जल जो है वो हमारे जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। ऑक्सीजन के बाद अगर देखा जाए तो दूसरी महत्वपूर्ण जो चीज़ है हमारे शरीर के लिए वो केवल जल ही है। अब जल का जो निर्माण हुआ है वो दो अणुओं से मिलकर हुआ है, यानी कि एक तो हाइड्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के दो अणु आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं, यानी कि H2O जो है वो है जल, यानी कि जिसका जो सूत्र है जल का वो है H2O। अगर देखा जाए हमारे कुल शरीर का लगभग भार जो है उस भार का 60 से 70% जो भार है या जो हमारा अंग है उसके अंदर जल पाया जाता है। अब जल जो है वो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूपों में पाया जाता है। जैसे अगर देखा जाए 3 अंगों में इसको डिवाइड किया गया है, बाहरी कोशिकीय, अंतःकोशिकीय और उत्तक द्रव के रूप में। अब जो अगर देखा जाए जो बाहरी कोशिकीय द्रव है, बाहरी कोशिकीय जो द्रव है उसकी अगर मात्रा देखी जाए तो करीबन 20% तक इसकी मात्रा पाई जाती है। उसके अलावा अगर देखा जाए अंतःकोशिकीय स्तर पर जो द्रव की मात्रा है वो अगर मात्रा देखी जाए तो करीबन 50% तक पाई जाती हैं। उसके अलावा जो उत्तक तरल है या उत्तक द्रव जो कहा जाए उसकी मात्रा रह जाती है पीछे से 7% से लेकर 4% तक, यानी कि ये जो हमारे संपूर्ण शरीर में जल का वितरण इस प्रकार से पाया जाता है। अगर देखा जाए जो छोटे शिशु हैं उनके शरीर में लगभग अगर देखा जाए 70 से 75% जो भाग है वो जल से बना होता है, यानी कि शरीर का कुल वजन का लगभग 70 से 75 हिस्सा जो है वो जल के माध्यम से ही बना हुआ है। अब जो हम प्रतिदिन जल ग्रहण कर रहे हैं उसी की मात्रा के आधार पर इसको जल की मात्रा का होना और ना होना हमारे शरीर को प्रभावित करता है, यानी कि जल का एक बैलेंस में होना बेहद ज़रूरी है, यानी कि संतुलित मात्रा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको जल संतुलन कहा जाता है। अब जो जल संतुलन है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है धनात्मक जल संतुलन, दूसरा है ऋणात्मक जल संतुलन। सबसे पहले हम देखेंगे कि जल संतुलन क्या होता है। जल संतुलन का मतलब अगर देखा जाए तो हमारे शरीर द्वारा ग्रहण किए गए जल की मात्रा शरीर द्वारा निष्कासित जल की मात्रा के बराबर होनी चाहिए, यानी कि जल संतुलन जो है प्रतिदिन जो जल की मात्रा ग्रहण की जा रही है उतनी ही मात्रा में जल के माध्यम हमारे शरीर के माध्यम से जल का निष्कासन होता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, पहला है धनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक। धनात्मक जल संतुलन अगर देखा जाए, यदि शरीर द्वारा ग्रहण की गई जल की मात्रा शरीर द्वारा निष्कासित जल की मात्रा से अधिक होती है तो उसको धनात्मक जल संतुलन कहा जाता है। यानी कि इस स्थिति में अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में जल अधिक मात्रा में लिया जा रहा है, लेकिन शरीर से जल की जो वापस बाहर की ओर निष्कासन हो रहा है वो कम मात्रा में किया जा रहा है। इस स्थिति में अगर देखा जाए जो शरीर के उत्तक हैं तंतुओं में जो होता है वो अतिरिक्त मात्रा में जल भर जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उतनी ही मात्रा में हमारे शरीर से अधिक मात्रा में जो जल है वो नहीं निकल पा रहा है और रक्त में जो प्रोटीन की कमी हो जाती है
और परासरण दाब जो होता है वो सामान्य नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से परासरण दाब के असंतुलन की वजह से जो तरल है वो हमारे उत्तक तंतुओं आदि में भरने लग जाता है और हमारे बाहरी कोशीय जो अगर देखा जाए द्रव की मात्रा अधिक हो जाती है और जिसकी वजह से सूजन वगैरह की स्थिति भी देखने को मिलती है। दूसरा आ जाता है अगर धनात्मक जल संतुलन, यानी कि शरीर द्वारा ग्रहण जल की मात्रा अधिक है और निष्कासित जल की मात्रा कम है। दूसरा है ऋणात्मक जल संतुलन, यानी कि जितनी मात्रा में शरीर में जल लिया जा रहा है उससे अधिक मात्रा में जल का शरीर से निष्कासन हो जाता है, यानी कि ग्रहण जल की मात्रा कम, निष्कासित मात्रा अधिक। अब अगर ये जो दूसरी स्थिति है इसमें अगर देखा जाए जल में जो है शरीर से अधिक मात्रा में, जैसे कि शरीर में जल तो कम मात्रा में लिया जा रहा है लेकिन निष्कासित क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। ऐसी स्थिति में शरीर में जल की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, यानी कि निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर आता है कि जल के क्या कार्य है, यानी कि जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो कार्य है जल का, पहला जो जल का कार्य है वो है घोलक के रूप में। घोलक का मतलब होता है जल में ऐसी क्षमता पाई जाती है कि वो किसी भी चीज़ को किसी भी पदार्थ को अपने में पूरी तरीके से मिला लेता है, घोल लेता है और वो शरीर के विभिन्न हिस्सों में उसको अच्छी प्रकार से पहुंचाता है। यानी कि जो प्रतिदिन हम भोजन कर रहे हैं उस भोजन से जो पोषक तत्व निकल के आ रहे हैं वो रक्त में जल के माध्यम से ही होकर मिलते हैं और शरीर के विभिन्न कोशों में उसको पहुंचाया जाता है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में जो कोशों की मांग है वो पूरी हो जाती है। दूसरा है इसका जो कार्य है वो है शारीरिक ताप नियमन। यानी कि जो जल है वो हमारे शरीर के सभी अंगों का तापमान एक समान बनाए रखता है, यानी कि शरीर का तापमान ना तो अधिक बढ़ने देता है ना ही कम होने देता है। यानी कि किसी स्थिति में अगर शरीर का तापमान अधिक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में शरीर में अधिक पसीना निर्मित होने लगता है और उस पसीने को शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है और पसीना हवा के संपर्क में आकर जैसे ठंडक पहुंचाता है हमारे शरीर को, और जिसकी वजह से हमारे शरीर की जो अतिरिक्त गर्मी थी वो पसीने के रूप में बाहर निकल गई और शरीर में वापस जो तापमान था हमारा शरीर का वो नियंत्रित और नियमित हो जाता है। तीसरा जो कार्य है वो है स्नेहक के रूप में। स्नेहक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को रगड़ से बचाने के लिए, यानी कि कोमल तंतु जो होते हैं हमारे जो शरीर के अंदर कोमल अंग हैं उनमें आपस में कोई रगड़ ना हो, उनके स्वास्थ्य बना रहे, नम बने रहे, उनमें सूखापन ना आए, खरोच उत्पन्न ना हो और आपसी रगड़ ना बने, इसलिए जोड़ों के बीच में हमारे पाचन अंग हैं, आमाशय है, हृदय है, हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं उनके पास में भी जल भरा रहता है, जल की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से वे अंग जो है एकदम संतुलित रहते हैं, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है और उन पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। फिर आ जाता है कई बार जैसे कि स्नेहक अगर देखा जाए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में क्या हो जाता है कि स्नेहक जो पदार्थ हैं उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके जोड़ों में दर्द अधिक रहता है, क्योंकि
इसका कारण ये है कि जोड़ों में अगर स्नेहक तत्व नहीं होंगे तो जोड़ जो है आपस में रगड़ना शुरू हो जाएंगे, और रगड़ने की वजह से उनके काफ़ी जो मात्रा में हड्डियां हैं आपस में रगड़ती हैं, कैल्शियम की मात्रा निष्कासित हो जाती है, हड्डियों के आपस में टूटने का भी डर बना रहता है। इसलिए स्नेहक जो है वो टूटने और वापस आपस में रगड़ और घिसाव से बचाने का कार्य करता है। जैसे कि एक मशीन में ऑयल हम देते हैं, तेल लगाते हैं, जैसे कि उसके कल पुर्जे जो हैं वो आपस में रगड़े नहीं और सुचारू रूप से कार्य करे, वैसे ही एक स्नेहक हमारे शरीर में सुचारू रूप से कार्य को संपन्न करने के लिए, जोड़ों को कार्य करने के लिए एक स्नेहक का होना आवश्यक होता है। चौथा है कोशों के संरचनात्मक घटक के रूप में। जल जो है वो हमारे शरीर में नए कोशों के निर्माण, नए कोशिकाओं, तंतुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, साथ ही उनके भरण पोषण में भी अपनी भूमिका निभाता है। जो जल है उसका अगला कार्य है शरीर में निर्माण करना, यानी कि जो पहले शरीर के प्रत्येक कोश हैं, तंतु हैं, ऊतक हैं, उन सभी के निर्माण के लिए जल की अत्यंत आवश्यकता होते हैं, क्योंकि इन सभी में जल उपस्थित रहता है। अगर देखा जाए कि जैसे कि तंतुओं में जल की मात्रा अधिक रहती है तो कुछ तंतुओं में जल की मात्रा कम भी होती है। जहाँ पर चयापचय की क्रियाएं तेज होती हैं वहाँ पर जो अंग अधिक क्रियाशील होते हैं, यानी कि लगातार कोई अंग लंबे समय से कार्य करता है और लगातार कार्य करता ही रहता है, तो वहाँ पर जल अधिक पाया जाता है, और जिन अंगों को क्रियाशील कम देखा जाता है वहाँ पर जल की मात्रा कम पाई जाती है। अगला जो है वो है कोमल अंगों की सुरक्षा। कोमल अंगों की सुरक्षा मतलब है कि जो हमारे आंतरिक अंग हैं, जैसे कि फेफड़े, हृदय है, आमाशय है, पाचन अंग हैं, इन सभी अंगों को बाहरी धक्के, चोट आदि से बचाव के लिए ज़रूरी होता है कि उनके चारों तरफ एक आवरण बना रहे। उस आवरण के बीच में ही जल उपस्थित रहता है ताकि किसी भी प्रकार का दबाव, धक्का जो है सीधा उन कोमल अंगों तक ना जाए। फिर है अगला जो इसका कार्य है वो है निरुपयोगी पदार्थों का निष्कासन। अनावश्यक पदार्थ जैसे कि पसीना है, आंसू है, मल मूत्र वगैरह है, इन सभी का शरीर से नियमित रूप से, नियंत्रित रूप से निष्कासन होना बेहद ज़रूरी होता है, और इन सभी के निष्कासन के रूप में जल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि पसीने के रूप में काफ़ी मात्रा में जल निकल जाता है, आंसू ग्रंथियों से आंसू के रूप में निकल जाता है, मूत्र के माध्यम से कई तरह के टॉक्सिन्स हैं, हानिकारक दवाइयों वगैरह के जो प्रभाव है उन सभी को भी बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। मल के निष्कासन में भी जल जो होता है उसको बेहद ज़रूरी होता है ताकि मल का आसानी से शरीर से निष्कासन किया जा सके। फिर होता है पोषक पदार्थों के हस्तांतरण के लिए, यानी कि जल एक ऐसी चीज़ है, जैसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो हम भोजन ले रहे हैं उस भोजन से जो पोषक तत्व निकल रहे हैं वे पोषक तत्व जल में मिलकर उसमें घुल जाते हैं, और घुलकर वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों, कोशों, तंतुओं तक पहुँचते हैं और उन सभी का सुचारू रूप से पोषण करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब अगर देखा जाए जल के स्रोत, यानी कि जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो तरल के रूप में देखें छाछ है, मट्ठा है, दही है, उसके अलावा जैसे सूप है, जूस है, दूध है, इन सभी से, दही वगैरह से भी है, जो हमारे जो प्रतिदिन की जो जल की मात्रा है वो पूरी हो जाती है। ठोस पदार्थों में अगर देखे जाए तो जैसे कि खोया, पनीर वगैरह है, इनमें भी काफ़ी मात्रा में अनाज है, दालों वगैरह का जो उपयोग करते हैं, सब्जियों वगैरह का उपयोग किया जाता है, फ्रूट वगैरह का उपयोग किया जाता है, उसमें भी जो जल की मांग है हमारे वो पूरी हो जाती है। यानी कि जो हम भोजन ले रहे हैं उनमें किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ मात्रा में जो जल है वो हमारे शरीर में पहुँच रहा है। तो ये हो गया कि जल किस रूप में हमारे शरीर में आवश्यक है, किस प्रकार से हमारे शरीर को क्या क्या कार्य करता है,
उसके अलावा आता है कि अगर जल में की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहला, जल की अगर शरीर में कमी हो जाती है तो कमी के कारण हमारे शरीर में निर्जलीकरण के कारण कई बार चक्कर आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, भूख कम लगती है। उसके अलावा जैसे कि पाचन अंग हैं वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, पाचन संबंधी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, जैसे कि अपच है, जैसे कि कब्ज़ की स्थिति होना, अपच वगैरह होना, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। व्यक्ति अशांत हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, भूख में कमी आ जाती है, शारीरिक वजन जो है एक व्यक्ति का वो कम हो जाता है और व्यक्ति की जो शारीरिक वृद्धि वगैरह है वो भी प्रभावित होती है। साथ ही शरीर की जो तापमान है उसकी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि जल जो है शरीर का तापमान बढ़ने पर उसको शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है और शरीर का तापमान सही बनाता है। लेकिन अगर जल की ही कमी हो जाती है तो हमारे शरीर का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा। वृक्क की जो क्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से मूत्र निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है और शरीर से कम मात्रा में मूत्र का निष्कासन होता है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यही खत्म होता है। हमने जल के अंदर जल क्या है, कैसे बना है, जल के कार्य, जल का संतुलन, जल की कमी के प्रभाव आदि के बारे में पढ़ा। आज का हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। धन्यवाद।